हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसेट वन। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम इंडियन पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि संबंधित है संघीय कार्यपालिका से। फ्रेंड्स, हमारे संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, संघीय कार्यपालिका ये जो चैप्टर है इसे हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में आज हम इसे थ्योरी के रूप में कवर करेंगे और आने वाले वीडियो में इसे हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ के रूप में इसको सोल्व करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। काफ़ी सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका। तो फ्रेंड्स, संघीय कार्यपालिका हमारे संविधान के भाग 5 से संबंधित है और हमारे संघीय कार्यपालिका में आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय और सीएजी आते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय और केक के बारे में भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के बारे में देखें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक किया गया है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति से संबंधित हम सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है राष्ट्रपति जो है हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है, यानी जो राष्ट्रपति है भारत का प्रथम नागरिक होता है भारतीय संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 भारतीय संघ में कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, ये बताता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख करता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, इसके बारे में बताता है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझिए कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो प्रायोरिटी के हिसाब से होता है। कैसे, देखिए, जैसे अगर राष्ट्रपति के लिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं, ABC कर गए, तो जो जितने भी निर्वाचित जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं और यूनियन टेरिटरी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो प्रायोरिटी में दिए गए हैं वोट के आधार पर ही राष्ट्रपति का चयन करते हैं। जैसे 3 ABC 3 कैंडिडेट हैं, तो तीनों में सबसे पहले जिस व्यक्ति को वोट दिया गया, जैसे सबसे पहले A को वोट दिया, उसके बाद में V को वोट किया, उसके बाद में C कैंडिडेट को वोट किया। तो इस तरह से प्रायोरिटी के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा ऑप्शन A को सिलेक्ट किया तो उसी के हिसाब से ऑप्शन A वाले कैंडिडेट को हम राष्ट्रपति के रूप में सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा यानी प्रायोरिटी के हिसाब से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है हमारे संविधान में। ठीक है, अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। फ्रेंड्स, जब तक हमारे संविधान में जो है अगला राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष की अवधि के बाद भी अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 56(2) का जो है अनुच्छेद 56 का खंड 2 जो है वो राष्ट्रपति के त्याग पत्र से संबंधित है, यानी जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति जो हम त्याग पत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जिसे उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान को हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 60 जो है वो शपथ से संबंधित है। जो राष्ट्रपति जो होते हैं अपने पद ग्रहण के समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताता है, यानी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रपति के लिए जो आयु है वो कितनी वर्ष है।
तो उसके लिए इसका जो सही आंसर 35 वर्ष। ध्यान रखना, 35 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूरी कर चुका हो वो राष्ट्रपति पद के लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। एक और चीज़ याद रखना कि जो चुनाव होता है, चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रपति के पद के लिए कैंडिडेट हो। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का अगर उल्लंघन करने पर कि यानी भारत का जो राष्ट्रपति हो संविधान के जितने भी प्रावधान हैं उनका अगर उल्लंघन करेंगे तो संसद की किसी भी सदन द्वारा, किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसके लिए क्या आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी, जिस पर उच्च सदन के यानी उच्च सदन कौन सा, राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। संसद के उच्च सदन जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव जो है वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और ऐसे में अगर जांच में राष्ट्रपति के ऊपर जो केस लगाए गए अगर उन आरोप को सिद्ध किया गया तो फिर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो पूरी समझी जाती है और उसी तिथि के बाद यानी उसी तारीख के बाद से राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होता है। देखिए, इसे और आगे मैंने क्लियर किया है। देखिए, जैसे पहली स्टेप हमारे पास संसद है, संसद में 2 सदन है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहली स्टेप क्या रहेगी, जैसे हमने लोकसभा से बिल पास किया है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, महाभियोग प्रक्रिया शुरू की है, तो यहाँ से जो 1/4 सदस्य है वो लिखित में नोटिस देंगे राष्ट्रपति को। उसके बाद में 14 दिन बाद 2/3 वोट होंगे तो प्रस्ताव आगे बढ़ेगा इसी सदन से। फिर यहाँ से होने के बाद जो हमारा अगला प्रस्ताव है वो कहाँ जाता है, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में अगर 2/3 वोट वहाँ पर भी हो गए तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 70 जो है वो अन्य आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, यानी कि जब हम देश में राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति दोनों का जो पद है वो खाली हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद जैसा भी उपबंध करे या जैसा भी सोचे समझे उसी के हिसाब से संसद जो है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया था और यह उपबंधित करता है कि जो उपराष्ट्रपति वो भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, यानी अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इस पद को ग्रहण कर सकते हैं, राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। अगर यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम अधिकारी होता है उसी समय अगर वो उपलब्ध होता है तो वो फिर राष्ट्रपति के कार्य करेगा। यानी किसी भी ऐसी परिस्थिति जो है आकस्मिक स्थिति आ जाती है तो वहाँ पे राष्ट्रपति के कर्तव्यों को कौन निर्वहन कर सकता है उस चीज़ से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिलंबन, प्रतिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। यानी क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, तब दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। यानी सीधा याद रखना आपको कि संविधान का जो अनुच्छेद 72 है वो राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान करता है। अगला है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 जो है वो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के सबसे पहले जो अधिकार या कर्तव्य है तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी जो हमारे संविधान के जो राष्ट्रपति है उन्हें, भारत देश का जो राष्ट्रपति है उन्हें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार होता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार जो है वो भारत के राष्ट्रपति में है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ध्यान रखना उच्च न्यायालय जो राज्यों से संबंधित होता है, हाई कोर्ट जिसे हम कहते हैं, उनके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है तो वो राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति
वो भी उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए विधायी शक्तियाँ क्या क्या दी गई है। तो राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। यानी जो भी संसद विधेयक पारित कर रहा है तो वो राष्ट्रपति के सिग्नेचर या उनके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, यानी राष्ट्रपति के परमिशन के बाद। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण करना और वर्तमान राज्य के जो है क्षेत्र सीमा नाम आदि में परिवर्तन करने संबंधी जो विधेयक है उनके बारे में विधायी शक्तियाँ जो दी गई वो राष्ट्रपति को दी गई है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 से संबंधित है ना, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। संचित निधि में वही करने वाले विधेयक जो कि अनुच्छेद 117 के खंड 3 से संबंधित है। संचित निधि में वही करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117(3), यानी इसमें भी विधायी शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागमन निर्बंधन लगाने वाले विधेयक। फ्रेंड्स यह याद रखना, निर्बंधन लगाने वाले विधेयक जो कि अनुच्छेद 304 से संबंधित है उनके बारे में भी राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे समझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये बताता है अनुच्छेद 108। यानी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे समझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। आगे देखते हैं संसद के सदस्यों को मनोनयन करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। लोकसभा के 2 सदस्य जो होते आंग्ल समुदाय के उन्हें नियुक्त करने या मनोनीत करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। फिर राज्यसभा के 12 सदस्य जो कला साहित्य पत्रकारिता विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों के लिए संबंधित है। अनुच्छेद 80 के खंड 3 के अंतर्गत उन्हें मनोनीत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। आगे देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को है। ठीक है, संसद के स्थगन के समय जो अनुच्छेद 123 है उसके तहत अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। आगे चलिए सैनिक शक्ति। तो सैनिक शक्ति के अंतर्गत आपको इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो होता है भारतीय सेना जो कि थल सेना वायु सेना जल सेना इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, आगे देखिए राजनीतिक शक्ति क्या है। तो राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत देखिए दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता हो या संधि हो तो वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। तो ये राजनीतिक शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। समाधान की शक्ति यानी समाधान की जो शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को आपात से संबंधित तीन शक्तियाँ प्राप्त है जो कि अनुच्छेद 372 राष्ट्रीय आपात। फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपात जो है भारतीय संविधान में भारतीय देश में अब तक 3 बार लगा है। 1962 में भारत चाइना वार में, उसके बाद 1971 में भारत पाक युद्ध में और उसके बाद में 1975 में लगा था अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक अशांति के क्षेत्र में। अनुच्छेद 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान के बारे में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल अब तक भारत देश में एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं इसमें। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने तथा 1 बार वो
राष्ट्रपति भी बने। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद। फ्रेंड्स, कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक 3 राष्ट्रपति रहे, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती। ध्यान रखना, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती जो है वो 3 बार अब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके नाम। तो सबसे पहले भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने वो राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद दूसरे नंबर पर बने डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन। चौथे नंबर पर वीवी गिरी। उसके बाद चौथे नंबर पर जो बने 5वें नंबर पर जो बने फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। कौन कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। आगे देखते हैं। उसके बाद में आर वेंकटरमन आए। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर के.आर. नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। फ्रेंड्स, अब भारत के जितने भी ये राष्ट्रपति बने हैं, 14 राष्ट्रपति अब तक बने हैं, इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। क्योंकि देखिए, आपको शुरू के 2 जो राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने और दूसरे डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में तो आपको पता होगा। लेकिन उसके बाद में देखिए, आपको एक और यहाँ पे पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनी भारत की। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखना विशेष तौर पर। रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, तो ये तो आपको याद होंगे। लेकिन जो तीसरे नंबर से हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, इनको याद रखना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो हम इन्हें यहाँ पर ट्रिक से देख लेते ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। फ्रेंड्स, ट्रिक ऐसी है कि आपको यहाँ पर एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा। यानी आपको अगर ये एक सेंटेंस याद कर लिया तो आप आसानी से भारत के जितने भी राष्ट्रपति हैं, 14 राष्ट्रपति अब तक बने हैं, उन्हें आप क्रमानुसार याद रख सकते हैं। तो आप उन 14 को याद करने से अच्छा है इस एक लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा और प्रणव कोविंद निकले। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम अगर इसको पढ़ोगे तो डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप इस लाइन को 2 से 3 बार पढ़ोगे तो काफ़ी सिंपल से ये लाइन आपको लगेगी और आसानी से याद हो जाएगी। देखिए, अब हम यहाँ से कैसे हम इस ट्रिक से बना सकते हैं उन 14 नाम को। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं राजू से। राजू से क्या बनेगा? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद राधा से क्या बनेगा? तो राधा से बनेगा एस राधाकृष्णन। उसके बाद जाकर से क्या बनेगा? जाकिर हुसैन। फिर आता है गिरी से क्या बनेगा? वीवी गिरी। फिर आता है फखरुद्दीन रेड्डी से क्या बनेगा? फखरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से क्या बन जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। राजू से राजेंद्र प्रसाद, राधा से एस राधाकृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, जेल। उसके बाद में तो जेल से क्या बनेगा? ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद में रामा से क्या बनेगा? रामाकृष्ण वेंकटरमन। शंकर से बनेगा हमारा शंकर दयाल शर्मा। नारायण से बनेगा हमारा के.आर. नारायण। कलम से बनेगा हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा से बनेगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणव से बनेगा प्रणब मुखर्जी और कोविंद से बनेगा रामनाथ कोविंद। तो काफ़ी आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। इस एक सेंटेंस से आप पूरे 14 के 14 हमारे जो देश के राष्ट्रपति रहे हैं उन्हें क्रम अनुसार याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना, इस ट्रिक को ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, और 1-2 बार इसे कॉपी में लिख कर भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आसानी से आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ से भारत के राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिला उनके बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें 1962 में भारत रत्न मिला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिनको 1954 में
भारत रत्न मिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1954 में। फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन को 1963 में नोबेल पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में नोबेल भारत रत्न दिया गया। फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। 1962 में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, वीवी गिरी को 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में और प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आगे देखें, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है इसका उपबंध या इसका प्रावधान जो दिया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है। अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद जो 89 है ये भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल से संबंधित है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होता है। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा से जो बनने वाले निर्वाचक गण है उसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत कौन से? जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, 2 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 67 जो है वो उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का जो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, इस चीज़ से संबंधित है। आगे देखिए, और उपराष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो 4 लाख रुपये है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपये है, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये है। अब यहाँ पर देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति अब तक कौन कौन है और कितने रहे हैं। तो सबसे पहले जो भारत के उपराष्ट्रपति बने वो बने डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर.के. वेंकटरमन, उसके बाद डॉक्टर एस शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, कृष्णकांत, भैरों शेखावत, हामिद अंसारी और वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो है वेंकैया नायडू। ठीक है, ध्यान रखना, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति बने वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ से डिस्कस करते हैं भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से जितने भी आर्टिकल्स हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, तो भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो है उसके बारे में, तो अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन पर सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उनको संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या है प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा और ये बताया है 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। ध्यान रखना, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करके लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 75 का खंड 2 जो है उसके अनुसार मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 75 का खंड 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 75 का जो खंड 4 है उसके अंतर्गत पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सहित जो प्रत्येक मंत्री है उन्हें राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अनुच्छेद 75 का खंड 4 बताता है।
अनुच्छेद 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री की कर्तव्यों के बारे में उल्लेख करता है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की यानी इनके बीच जो मुख्य कड़ी होती है, इसके अंतर्गत बताया गया है अनुच्छेद 78 में। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री की कर्तव्यों के बारे में उल्लेख करता है अनुच्छेद 78। फ्रेंड्स, मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, व्यक्तियों के अनुसार अब तक जो है 14 प्रधानमंत्री बने और क्रमानुसार अब तक 19 प्रधानमंत्री बने। जो प्रधानमंत्री है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होना जरूरी है। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होना जरूरी है, जिन्हें हम आगे संसद को हम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी है हमारे लोकसभा, राज्यसभा, इनसे संबंधित बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, यानी इसका अर्थ है जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद जो है वो अपने आप ही विघटित हो जाती है, यानी वो प्रधानमंत्री की न होते हुए मंत्रियों जो हम मंत्रिपरिषद है उसकी जो सदस्यता है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वह कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी और वो 2 बार अलग अलग अवधि में प्रधानमंत्री बनी थी। ध्यान रखना, 1966 से 1977 तक रही, उसके बाद में 1980 से 1984 में। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कुल मात्र 13 दिन तक अपने पद पर रहे। 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनकी पद अवधि के दौरान हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र 81 वर्ष में प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में 40 वर्ष में प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री रहे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखने वाले हैं हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्रियों में सबसे पहले जो रहे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर आए इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद वापस से अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी और उसके बाद वापस से 2019 में नरेंद्र मोदी। यानी अब तक 19 प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रह चुका है। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो अब तक कुल 14 प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। फ्रेंड्स, इन प्रधानमंत्रियों को इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इसके अतिरिक्त आप यहाँ पे देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। इनके बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन आप इन सभी को क्रम अनुसार आपको याद नहीं होगा, तो हम इन्हीं को क्रम से देखेंगे और उस ट्रिक को आप फॉलो करना। अब अच्छे से क्रम अनुसार इन सभी 19 के 19 प्रधानमंत्रियों को आसानी से याद कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी ट्रिक क्या है दोस्त? देखिए, जलाई मौज ईरा ने VCPAHINS ए ममो की। ठीक है, सिर्फ जस्ट एक लाइन है, 4 से 5 वर्ड है। आप आसानी से इन्हें देखकर सारे के सारे जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे उन्हें आप इजीली याद कर सकते हैं। देखिए क्या है ट्रिक? जलाई मौज वीरा ने
VCPAHINS मोमो की। ठीक है, देखिए अब इससे कितने प्रधानमंत्री हम निकल रहे वो देखिए। सबसे पहले ज से क्या बनता है हमारा, जवाहरलाल नेहरू। ला से लाल बहादुर शास्त्री। ई से इंदिरा गांधी। मो से क्या बनता है, मोरारजी देसाई। च से चौधरी चरण सिंह। ई से वापस इंदिरा गांधी। रा से बनता है हमारा राजीव गांधी। उसके बाद वी से बनता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। सी से बना है अपना चंद्रशेखर सिंह। पी से बना नरसिम्हा राव। ए से बना अटल बिहारी वाजपेयी। एच से जो बने हैं HD देवगौड़ा। INS यानी इंद्र कुमार गुजराल। ए से बना वापस से अटल बिहारी वाजपेयी। म से बना हमारा मनमोहन सिंह। मो से बना है मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, काफ़ी आसान से आप इन्हें देख सकते हैं। अच्छे से आप इन्हें देखिएगा। इस एक लाइन से आप पूरे 19 जितने भी हमारे कार्यकाल और व्यक्तिगत रूप से देखें तो इन सभी को आप आसानी से देख सकते हैं। पूरी तरीके से आपको दिमाग में ये फिट हो जाएंगे। तो अच्छे से इन ट्रिक को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। एक दो बार इन ट्रिक्स को आप अगर कॉपी में प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से इन्हें भूल नहीं पाओगे, और आसानी से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एकदम आप इसको एक्यूरेट करके आओगे। तो बिल्कुल आप इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आपको इसी तरह से अगर और भी कुछ नए टॉपिक्स पे ट्रिक्स के रूप में वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा सकूँ ट्रिक के साथ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।